पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि एक पद का और बिना पद के होते हुए आप काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं सभी परेशानियों को? अगर काम करने की आपकी इच्छा शक्ति हो तो काम करा जा सकता है, क्योंकि काम क्या होता है, आप उचित जगह पे जाके उस बात को रखें, उस विषय को रखें। तो जरूरी नहीं कि आपको पद की जरूरत है, लेकिन पद पे रहते हुए कई चीजों को थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप संगठन की रचना में तब भी कार्य कर सकते हैं। दिल्ली के बाजारों में अक्सर आपने सामान लेते हुए दुनिया को देखा होगा। आखिरकार उसका संचालक कौन करता है और किस तरीके से वो सामान अपने यहाँ से घर तक पहुंचता है, उसका किस तरीके से सारा का सारा जो लेखा जोखा है किसके हाथ में है। आज हम मेन उन्हीं से मिलाएंगे। अपने आप में एक भारी भरकम नाम रखने वाले एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं आज हम आपको। सुशील उपाध्याय जी, नमस्कार। कैसे सर आप राजनीति दोस्तों में? पूर्व निगम पार्षद रहे हैं और वर्तमान में ये रेडी पटरी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक। अपने बारे में पहला सवाल तो दुनिया जानती ही है, जनता उत्सुक रहती है नेताओं के वर्तमान और पास्ट को लेकर। अपने बारे में सर शुरुआत कीजिए, किस तरीके से आपका राजनीति में शुरुआत हुई? मैं मूलतः अयोध्या का रहने वाला हूँ, और जब 92 और 93 में अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ तो उससे एक क्रेज बढ़ा। दिल्ली में रहते थे तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ना हुआ। तो उसी के नाते जब रहे तो आ, हनुमान चालीसा का पाठ कराना, विश्व हिंदू परिषद के नाते से क्षेत्र में कोई कार्य हो धार्मिक, उसमें भाग लेना, यहाँ से शुरुआत हुई। तो सर पहला सवाल तो आपने बड़ा छोटे में निपटा दिया, लेकिन हालांकि आपकी शख्सियत इस तरीके से है नहीं कि बहुत छोटे में होनी चाहिए। जनता जनता जो है उत्सुक तो होती ही है आपकी इस चीज के। रेडी पटरी कोषाध्यक्ष के आप संयोजक हैं। किस तरीके से ये आप हैंडल करते हैं? करीबन 4,000 बाजार हैं पूरी दिल्ली में। इससे क्या है कि मैं मूलतः, मेरा जो व्यवसाय है वो अखबार डालने का है घरों में। मेरे पिताजी 1993 में बम ब्लास्ट में न्यूज़पेपर डालते हुए ख़त्म हो गए थे। तो मेरा मूलतः जो व्यवसाय है अखबार का काम है, तो रेडी पटरी वालों से लगातार संपर्क में रहा। और जब अखबार डालने का काम करा तो इसी नाते लोगों से संपर्क में आ गया, और दिन में का जो टाइम रहता था वो फ्री रहता था। तो उसके माध्यम से उनकी जो समस्याएं होती उनके लिए संघर्ष करना। और यहीं से पीछे से विश्व हिंदू परिषद तो बजरंग दल से था, तो भाजपा से जुड़ गया। और यहीं से लोगों की समस्याओं के लिए, उनके थाने में कोई परेशानी हो, एनडीएमसी एमसीडी की जो समस्या, उनके लिए उनको इकट्ठा करना, उनकी यूनियन बना के उनके जो परेशानी उनको दूर करने का प्रयास किया। पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि एक पद का और बिना पद के होते हुए आप काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं सभी परेशानियों को? अगर काम करने की आपकी इच्छा शक्ति हो तो काम करा जा सकता है, क्योंकि काम क्या होता है, आप उचित जगह पे जाके उस बात को रखें, उस विषय को रखें। तो जरूरी नहीं कि आपको पद की जरूरत है, लेकिन पद पे रहते हुए कई चीजों को थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप संगठन की रचना में तब भी कार्य कर सकते हैं। आपके पास लोगों की परेशानियों और समस्याओं को किस तरीके से हैंडल करते हैं? कितना आप यूज टू हो चुके हैं उनके लिए? अब सुबह की दिनचर्या आपको बताता हूँ। सुबह 4 बजे करीब उठना रहता है, और ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन मैं किसी ना किसी की न्यूज़पेपर सेंटर पे या किसी मंडी में ना रहूं। तो जब उनके बीच में रहता हूं, उनकी समस्या भी आती हैं। और इस नाते, और प्रशासन में रहा हूँ, पार्षद रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, तो ये भी पता है कि किस व्यक्ति से करानी है। तो इसका फायदा ये मिलता है कि उनकी जो समस्या है वो जल्दी करा पाता हूँ, करा पाते हैं। सांसद के माध्यम से, विधायक के नाते से, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके माध्यम से भी इन लोगों की समस्याओं को हल कराने का प्रयास है। बजरंग दल से आपने कहा आप जुड़े हुए हैं, किस तरीके का रोल रहता है बजरंग दल का? आरएसएस से ही निकली हुई एक शाखा है ये, और कितना फर्क है इन दोनों में? नहीं, जो बजरंग दल है वो जो कुरीतियां हैं या हनुमान
चालीसा का पाठ कराना, युग को जोड़ना, धर्म के प्रति यूथ जो है उनके बारे में बताना, यूथ को धर्म और अपनी संस्कृति के बारे में बताने का काम बजरंग दल का रहता है। मेरा अगला सवाल दिल्ली की राजनीति से जुड़ा होता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बीजेपी पिछड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी बनी, उस उद्देश्यों में चाहे वो 370 धारा हो, चाहे वो श्री राम मंदिर आंदोलन हो, चाहे अब आप ट्रिपल तलाक ले लें, जो भी कहती है उस कार्य को करने का प्रयास करती है। कथनी करने में फर्क नहीं है। अगला सवाल मेरा चुनाव को लेकर था। 2025 में दिल्ली के चुनाव है। क्या लगता है कितनी तैयारी है आपकी तरफ से? भारतीय जनता पार्टी बूथ पे के कार्यकर्ताओं से और बूथ के माध्यम से चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी बूथ पे अच्छी तरह से तैयार है। ठीक आपको है। लगता है कि अगर एक बार दूसरे को मौका देना ज्यादा अच्छा हो सकता है, कि आपको आपकी कमियां नजर आती हैं? नहीं, कमियां क्या है कि हम अच्छा कार्य कर रहे थे तभी लगातार पब्लिक हमें दे रही थी। अभी भी हमें 100 से अधिक संख्या में हम जीत के आए हुए हैं, और अभी भी अब कल की बारिश से देख के जनता को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि हम ठगे गए। फिर एक बार जिस तरीके से 15 में, 16 में, 20 में ठगे गए, उसी तरीके से जनता को लग रहा है कि हमारे साथ गलती हुई, क्योंकि कल पूरी दिल्ली झील बन गई थी। चलिए सवाल करते हैं राजस्थान के चुनाव की। आने वाले चुनाव में हमेशा से ये रहा है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, ये इस तरीके से रहा है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरीके से तो नहीं सेटिस्फाई हो सकती है कि आने वाले चुनाव तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि इतिहास यही तरीके से रहा, कि कुछ ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से ज्यादा तैयारी है? नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, बड़ी गंभीरता से लेती है। हार जीत एक अलग अलग पहलू है, लेकिन किसी भी चुनाव को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लड़ती है। और हमेशा चुनाव का ध्यान रहता है कि हम जीत हासिल करें, लेकिन जनता का जो धनादेश रहता है, क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं, जनता जो आदेश देगी उसके लिए पार्टी तैयार है। और मुझे लगता है कि राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। एक संयोजक होने के नाते दिल्ली में क्या विजन है आपका? दिल्ली में विजन है कि जो रेहड़ी पटरी वालों से लोगों को दिक्कत होती है, उस दिक्कत को उनके साथ बैठा के उसे दूर करना, कि ट्रैफिक की भी परेशानी ना हो, और उनको भी एमसीडी द्वारा या एनडीएमसी द्वारा जो तंग किया जाता है, उनकी एक परिधि बना के, जैसे जो स्थान बना दिया जाए कि इस जगह पे आपको अपना सामान बेचना है, 6x4 में बेचना है, 5x4 में बेचना, उसी के तहत। तो कोई मार्केट आप सोच रहे हैं कि हाँ, उधर मार्केट में शिफ्ट कर दिया जाए? किसी भी जगह पे, उचित जगह पे, RW मार्केट एसोसिएशन और सभी लोगों के साथ बैठ के, क्योंकि गरीब को भी खाने का हक, कमाने का हक है, तो उनके पेट पे भी लात ना पड़े, और हमें जो आम पब्लिक को निकलते हैं उन्हें भी परेशानी ना हो। उसको लेके हमने अभी जब अपना लॉकडाउन हुआ तो पीएम स्वनिधि के नाते मोदी जी ने इनको लोन दिया बिना किसी गारंटी के, कि आप 10,000 का लोन दिया, 10,000 का आप भर दे तो 20,000 ले सकते हैं, 12 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। ये पीएम स्वनिधि के नीचे दिल्ली के अंदर मैंने अपने इसी कार्यालय के अंदर इस कार्य को करीबन 10,000 लोगों को पीएम स्वनिधि के नाते उनको लोन दिलाया। जब जहां अगर कोई रेडी सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला किसी से लोन लेता है या पैसा लेता है तो 5-10% लेना पड़ता है। तो देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने इनके बारे में सोचा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी पहल की है। फिर इसी के नाते हम लोगों ने इनका इंश्योरेंस कराया 20 रुपए का, कि 20 रुपए में आप इंश्योरेंस कराएं, दुर्घटना बीमा, जो आपको अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरीके की अनेकों योजनाओं को हमने पूरे मार्केटों में टेबल लगा के, हर मार्केट में, जैसे कनाट प्लेस में, शाहदरा, चांदनी चौक, हमने टेबल लगाई और उसका प्रचार करके डेली 100-200 लोगों को लगातार कंटिन्यू करते रहे। हमने उन्हें सूचीबद्ध किया। जैसे दिल्ली के अंदर 70 न्यूज़पेपर सेंटर है, आज तक वो किसी योजना के अंदर नहीं, कभी कोई भी सरकारी योजना है उनको नहीं मिली, उनको हमने जोड़ा और उसका लाभ उन लोगों को मिला कि आज वो सूचीबद्ध हैं, उनको पीएम स्वनिधि का लाभ मिला। आने वाले टाइम पे इसी योजना के तहत उनको गांव में मकान की व्यवस्था हुई, जो गरीबी। तो प्लान है कि इनको सूचीबद्ध करके इनको भी जिंदगी की धारा से जोड़ा जाए,
क्योंकि जब लॉकडाउन के पीरियड में सभी लोग अपने घर बैठ गए, तो हम ही लोगों ने लोगों के घर सब्जी, दूध और अखबार भेजा। जब लोग जिंदगी के लिए जूझ रहे थे, तब हम लोगों ने अपनी जान की लापरवाह करते हुए, और इस विषय को नरेंद्र मोदी जी ने अपने कई जगह अपने भाषणों में कहा है कि हमारा समाज का कर्तव्य बनता है कि जब जरूरत थी तो ये हमारे साथ खड़े थे। अब इनको अपनी विचारधारा से जोड़ के इनके बच्चों को और इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। आपने कहा प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है सोशल मीडिया के आने के बाद? बिल्कुल, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के आने के कारण हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, और उसको जो भी न्यूज़ चाहिए हर 2 मिनट, हर 10 मिनट पे भी मिल रही है। तो मुझे लगता है नई जनरेशन इसके प्रति थोड़ी-सी, सजग हो रही है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा पसंद करती है और न्यूज़पेपर को थोड़ा-सा कम करती है। अगला सवाल मेरा ग्रामीण से लेकर था। जिस तरीके से आपने कहा योजनाएं जो इम्प्लीमेंट होती हैं, तो ग्रामीण में आज भी किसी के पास सोशल मीडिया नहीं, और वो कहीं ना कहीं योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो क्या आपकी पार्टी किस तरीके से उसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम करती है? हमारी पार्टी में कई आयाम हैं, जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, या रेहड़ी पटरी पर कुछ अनेकों संगठन हैं। उसी तरीके से किसान मोर्चा के माध्यम से गांव-गांव जाके किसानों का को लगा के किसान निधि, मोदी जी ने कितनी बड़ी किसानों के लिए, जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर, कितने किसानों को तीसरे महीने 3,000 रुपये उनके खाते में आते हैं। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहती है, और ये बहुत बड़ी है कि आज किसान को 12,000 रुपये साल के मिलते। तो किसान के पास अनेकों फसल योजनाएं हैं, अनेकों योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको जागरूक कर रही है और उनके बारे में उन्हें बता रही है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आने वाली पीढ़ी को, कि किस तरीके से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो युवा है वो आज पॉलिटिक्स से भागता है? कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे लगता है पॉलिटिक्स के अंदर गंदगी है या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसको कैसे प्रेरित करते हैं कि आने वाला जो युवा है पढ़ लिख कर पॉलिटिक्स के अंदर आए और धीरे धीरे उस चीज को बदलाव? तो आज से पहले जो भी पार्टियां नहीं, जो सत्ता में रहे, उनका आचरण और विचार कहीं ना कहीं गलत रहा, जिनसे ये महसूस हुआ कि राजनेता करप्ट होता है, करप्शन होता है। लेकिन वहीं इस 10-12 साल के अंदर मोदी जी ने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास कि योजना से नई जनरेशन में भी पूरे, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड के अंदर आज मोदी जी वर्ल्ड की ब्रांड है, और लोग उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनकी कथनी करनी से उनको पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज से कुछ समय तक तो लोग राजनीति से दूर रहना चाहते थे, लेकिन आज जो उदाहरण नरेंद्र भाई मोदी जी ने, योगी जी ने पेश किया, और हमारे यहाँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जो अपने कार्यालय के अंदर उन्होंने क्या नियम बनाया कि कोई व्यक्ति ना फूल लेके आएगा, ना मिठाई लेके आएगा, ना पटका लेके आएगा। कोई भी कार्यकर्ता जो जमीन पे काम करता हो, रेहड़ी पटरी वाले भी आके उनसे मिल सकता है। तो आपको उदाहरण पेश करना पड़ेगा। नहीं तो नेता के पास जाने का होता था, मिठाई लेके जाना है, पटका लेके जाना है, उनको गुलदस्ते लेके जाना है, तो उदाहरण आपको सेट करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण पेश किया है। मेरे जैसे व्यक्ति को, जो अखबार बेचने का काम करता था रोड पे, उस जैसे व्यक्ति को पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का टिकट दी और उसे कई कमेटियों के चेयरमैन बनाया। तो पंक्ति के लास्ट व्यक्ति की बात करती भारतीय जनता पार्टी, और उसे निभाने का भी प्रयास करती है। आपने पार्टी की टिकट मिली, आपने ये वाली बात करी, मेरा अगला सवाल इसी पे था। फ्यूचर के अंदर क्या प्लानिंग है आपकी राजनीति को लेकर? भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। पार्टी जो कार्य देगी उसको ईमानदारी से करेंगे। अभी मैं रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, तो उसके नाते असंगठित वर्ग दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें अंदर अखबार वाले, दूध वाले, सब्जी वाले, धोबी, मोची, बढ़ई, रिक्शे वाले एक बहुत बड़ी तादाद है। तो उनको मोदी जी की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़ के उनका विकास हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और करते रहें। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया के माध्यम से कभी कांग्रेस इसका मजाक उड़ाया करती थी कि कैसे पेमेंट करेगी, कैसे एक रिक्शे वाला या सब्जी वाला फोन से यूपीआई करेगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आप
दूर दराज गांव के अंदर रिक्शे वाले को, चाय वाले को आप मोबाइल पिटाता है और अपने आप को, तो कितनी बड़ी क्रांति है कि आप बिना पैसे के आप रह सकते हैं। अभी मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछा है कि आप क्या बिना पैसों के रह सकते हैं। तो आप कितनी बड़ी क्रांति है कि आज आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल टिकट, मतलब मोबाइल से आप टिकट कर सकते हैं, एयर टिकट कर सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया का फायदा है कि आज हमें दलालों से छुट्टी मिल गई है और हम डायरेक्ट बिना पैसे जेब में रख के पूरे वर्ल्ड को घूम सकते हैं। यूपीआई की तो ये डिजिटल क्रांति है। और जिसे बोलते हैं कि देश बदल रहा है, तो यही देश बदल रहा है कि हम बिना पैसे लिए भी कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुशील उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने सोच और अपने विचार हमारे साथ साझा करे। सर, आखिरी में राजनीति.com पोर्टल के लिए कुछ शब्द। मैं राजनीति.com को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस विचार के साथ और जिस उद्देश्य के साथ आप देश की प्रगति में हमेशा मीडिया चौथा स्तंभ रहा है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आने वाले समय पे खूब ऊंचाइयों को छुएं और अपनी बात बेबाक तरीके से समाज में कह सकें और आप खूब तरक्की करें, उन्नति करें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राजनीति.com के सभी टीम मेंबर और मनोज जी और मोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से समाज हित के लिए कार्य करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।